Hello friends, you are welcome on Vinita's Exploring the Beautiful Minds के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शंस में। और इस सेक्शंस में आप देखेंगे डेवलपमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि क्या कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कुछ एक चीज़ भूल रहे हैं। जी हाँ, चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो लेकर आते हैं आपके पास तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको मालूम है कि इंटरनेट की खोज किसने की थी। अगर आपको मालूम है कि इंटरनेट की खोज करने वाला कौन था तो आप उसको कमेंट कीजिए अपने वीडियो के नीचे। और अगर आपको नहीं मालूम है तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इंटरनेट की खोज करने वाला कौन था। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज क्या है? ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रणाली है, दैट इज़ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। दोस्तों, ये अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने स्टारलिंक की कंपनी है जो कि स्पेस एक्स से एसोसिएटेड है। और स्पेस एक्स को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये एलन मस्क की कंपनी है। ही इज़ ए बिग पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। एलन मस्क को आप लोग जानते होंगे, उसका जो स्पेस एक्स कंपनी है तो उसी से एसोसिएटेड ये स्टारलिंक एक कंपनी है जो कि पूरे विश्व में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को ऑफ़र करती है। तो उसको अभी भारत सरकार ने एक एडवाइजरी इशू की है उसको अपनी सेवाएं रोक देने के लिए। भारत में अपनी सेवाएं रोकने के लिए बोला गया है उसको। और उसके और साथ ही सरकार ने क्या किया है कि अपने सिटीजन्स जो हैं, जो नागरिक हैं देश के, उनसे भी अपील की है कि अगर स्टारलिंक से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज ऑफ़र की जा रही है तो उसको अभी सब्सक्राइब ना करें। उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों रोका जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है ना कि जब भी कोई कमर्शियल कंपनी अपनी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज या इस तरह की कुछ जो भी सेवाएं प्रदान कराती है तो उसके लिए उसके लिए क्या होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है कमर्शियली ऑपरेशन के लिए। तो अभी इसने क्या किया है कि स्टारलिंक्स ने भारत सरकार से वो लाइसेंस नहीं प्राप्त किया है। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है कि इसकी सेवाओं को रोकने के लिए बोला है। तो अब वो लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस होता है GMPCS के नाम से। GMPCS अपना क्या होता है? GMPCS को बोलते हैं ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाई सैटेलाइट्स। GMPCS होता है। तो इसी लाइसेंस को लेना पड़ता है कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए। तो वो इसने नहीं लिया है। अभी ये क्या GMPCS क्या आपको पता है कि GMPCS ये अपना कहाँ से मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये GMPCS लाइसेंस है ये अपना भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ये प्रदान किया जाता है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। यानी कि भारत सरकार है वो, उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो इस लाइसेंस को प्रोवाइड कराता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं GMPCS क्या होता है। तो जैसा कि मैंने अभी इसका पूरा फुल फॉर्म बताया कि GMPCS का मतलब होता है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट्स। यानी कि ये एक तरह की ये GMPCS क्या है? ये एक तरह का निजी संचार तंत्र व्यवस्था है। निजी संचार तंत्र व्यवस्था है जो कि देशों के बीच में रीजनल लेवल पर या फिर अपना क्या होता है ग्लोबल लेवल पर ये एक कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश्ड करने में हेल्पफुल होती है। अपना जो भी ईजिली या ट्रांसपोर्टेबल जो भी अपना टर्मिनल्स है वहाँ पर, जैसे कि ईजली एंड ट्रांसपोर्टेबल टर्मिनल्स का जो भी अगर एग्जांपल लें तो हम सबसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल का।
तो मोबाइल पे जो भी ये अपना इंटरनेट से रिलेटेड जो भी सेवाएं आती हैं वो इसी GMPCS की थ्रू ही आती हैं। तो ये GMPCS एक ये निजी संचार तंत्र व्यवस्था होती है जो कि किसी भी छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से एक्सेस करती है, सैटेलाइट्स की जो भी सेवाएं होती हैं उनको एक्सेस कराती है। तो ये हो गया अपना GMPCS। तो उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये अपना जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज क्या है। तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज सैटेलाइट्स की मदद से इंटरनेट की सेवाओं को प्रदान कराने की एक प्रणाली है। इस प्रणाली में क्या होगा, इस प्रणाली में ये क्या होगा, केबल फ्री इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कराएगी। यानी कि अभी तक हमने देखा है कि जब भी इंटरनेट सर्विसेज हम लोग एक्सेस करते हैं उसके लिए हमें केबल सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ते हैं जिसके साथ में केबल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है उस तरह के। तो ये क्या है, जब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज क्या होगी, इसमें केबल सिस्टम का रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जैसे कि अपने बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हो गए या हिली ट्रेन हो गए, या ऐसे बहुत सारे भारत में अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं या रीजन हैं जहाँ पर अपना ये क्या है, बहुत जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड रहता है दूरसंचार का या फिर इंटरनेट सेवाओं को ऑफ़र कराने के लिए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो वो देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट के अपने जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे कि अपना त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है कि अभी भी उतनी अच्छी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं डेवलप हो पाया है। तो ये अगर ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस क्या करेगा, इसमें किसी भी ज़्यादातर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो केबल बेस्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है उसकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो इन सारे क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित होगा जो भी अपना सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज का जो ये नया कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इट ऑपरेट्स यूजिंग टू वे सैटेलाइट लाइक VSAT और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट टू लाइसेंस बिटवीन ISP एंड यूजर्स विद सैटेलाइट डिशेज। ये क्या करेगा, अपना टू वे सैटेलाइट्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने वाला है। इसमें क्या होने वाला है, जैसे कि ये अपना जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वन साइड क्या होगा, अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा और अपना दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ यूज़र्स होंगे। तो और उन दोनों के बीच में इंटरफेस कैसे होगा, इंटरफेस होगा सैटेलाइट्स के माध्यम से। यानी कि जब भी क्या ISP क्या करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, अपना जो भी सिग्नल है वो सैटेलाइट्स को सेंड करेगा। तो सैटेलाइट उसको रिसीव करेगा और वो उसको क्या करेगा, यूज़र्स की तरफ डाइवर्ट कर देगा। तो एक तरफ हो गया ये ISP की जो भी सैटेलाइट्स यूज़ की जाएगी और दूसरी तरफ जो होगा ये यूज़र्स अपना सैटेलाइट्स को यूज़ करेगा। तो इट इज़ ए सिस्टम्स विच रिक्वायर्स टू वे सैटेलाइट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी क्लियर किया। तो उसके अलावा और क्या होने वाला है कि उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सैटेलाइट जो भी सैटेलाइट इंटरनेट्स सर्विसेज हैं इसमें बहुत सारी सैटेलाइट्स का प्रयोग होने वाला है, बहुत सारी सैटेलाइट्स का प्रयोग होने वाला है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित की जाएंगी, जिसको लियो बोलते हैं। यानी कि जो अपने क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के पास में जो नज़दीक में जो भी कक्षाएं पाई जाती हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो बहुत सारी सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया जाएगा लियो में, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट्स में। हाँ, इसको मतलब ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए। तो बहुत सारे देश दुनिया में क्या है कि जो भी कंपनियां इस क्षेत्र में मतलब आगे आई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टारलिंक आई है, इसके अलावा अमेज़ॉन भी आगे आई है। उसके अलावा इंडिया की भी एक कंपनी है एयरटेल, आपने सुना होगा। तो एयरटेल भी वनवेब की हेल्प से इस क्षेत्र में आगे आ रही है। तो ये सारी कंपनियां क्या करने वाली हैं, ये सारी कंपनियां अपनी अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगी लो अर्थ ऑर्बिट्स में।
तो उसके माध्यम से फिर ये अपना ये इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करेंगी। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसको ऑपरेट करेंगी ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को, तो उनमें सबसे ऊपर आती है ये अपना जो स्टारलिंक है, जो कि एसोसिएटेड है एलन मस्क की स्पेस एक्स को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो स्टारलिंक है उसने लगभग तकरीबन अपनी 3200 सैटेलाइट्स, 3200 यानी 3200 सैटेलाइट्स ऑलरेडी उसने फाल्कन 9 की मदद से लियो में सेंड कर चुका है, यानी कि ऑलरेडी वो सेंड कर चुका है 3200 सैटेलाइट्स। और उसका जो एम है, उसका जो स्टारलिंक का जो एम है, वो एम है तकरीबन 40,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने का, इस सेवा को मतलब इस सर्विस को ऑफ़र करने के लिए। यानी कि वो तकरीबन 3200 से 3300 सैटेलाइट्स ऑलरेडी स्पेस में भेज चुका है। उसके बियॉन्ड उसका जो एम है वो 40,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने का है। इसके अलावा क्या है कि जो सैटेलाइट्स अपनी वो भेज चुका है, तकरीबन जो 3200-3300 सैटेलाइट्स वो स्पेस में भेजा, उसकी जो सेवाएं हैं उसने स्टार्ट भी कर दिया देना। और उसकी जो स्टारलिंक की सेवाएं जो स्टार्ट हो गई हैं वो यूएसए और कनाडा में ऑलरेडी सेवाएं उसकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस और दूसरी कौन सी कंपनियां हैं? दूसरी कंपनियां हैं अमेजॉन भी इस रेस में पीछे नहीं है। तो जो अमेजॉन कंपनी है वो क्यूपियर के नाम से ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को लॉन्च करेगी, मतलब इसकी सेवाओं को लॉन्च करेगी। उसने क्या किया है, अमेजॉन ने ऑलरेडी जो भी यूएसए की जो गवर्नमेंट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट्स है, उसने क्या किया है कि परमिशन एक्वायर्ड कर लिया है यूएसए की गवर्नमेंट से तकरीबन 3200-3300 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की। यानी कि जो क्यूपियर अमेजॉन के साथ में जो भी कंपनी है उसने परमिशन भी एक्वायर कर ली है इतनी सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने के लिए। और जो तीसरी कंपनी है जो कि भारतीय कंपनी, आप जानते होंगे एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल ने भी ये घोषणा कर दी है कि वो भी वन वेब एक अनोदर कंपनी है, वन वेब के माध्यम से भारत में अपनी सेवाओं को लॉन्च करेगा। तो उसने तकरीबन अभी क्या है कि 200-250 सैटेलाइट्स से ही अपनी सेवाओं को शुरू कर दिया है एयरटेल ने। लेकिन उसका जो एयरटेल का जो अपना उद्देश्य है, वो उद्देश्य है तकरीबन 700 से 800 सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने का। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है, ये से कितना सक्सेसफुल होता है ये सारी कंपनियां। तो उसके अलावा और क्या है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बारे में, ये क्या होता है कि likely to be commercial available in 2022. It can play an important role in creating digital India through internet services to unconnected areas like rural and हिली ट्रेन्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या होगा कि जो भी रूरल एरियाज़ हैं या हिली ट्रेन्स हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं या दूरस्थ स्थान है भारत में, उनके लिए एक वरदान साबित होगा ये इस तरह की संचार की जो भी व्यवस्था है, वरदान साबित हो। साथ ही इसमें क्या होने वाला, साथ ही साथ जो भारत सरकार का एक जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया के नाम से, जिसमें उसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भारत में जितनी भी लगभग 3 लाख 3.5 लाख जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों को वो क्या होगा कि 2021 उसका जो लक्ष्य था वो 2021 अगस्त तक के लिए था भारत सरकार का, कि अगस्त 2021 तक वो लगभग 3 या 3.5 लाख जो भी ग्राम पंचायतें हैं भारत में, उन सब तक वो दूरसंचार की ये अपना इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देगा, यानी उस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उसके लिए उसने ऑप्टिकल केबल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करके उसका मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ये क्या करेगा, जो अपना ये जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज है ये उसमें बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ इंटरनेट नेटवर्क को एक्सेस करने की कौन कौन सी सर्विसेज है हमारे पास। तो उसमें सबसे पहले आता है DSL, जो आपने DSL के बारे में सुन रखा होगा काफ़ी। तो DSL का पूरा फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, उसके अलावा फिक्स्ड नेटवर्क वाला होता है, फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क होता है, और वायरलेस सेलुलर नेटवर्क होता है। सेलुलर नेटवर्क मतलब जो हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, सेलुलर फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसके थ्रू जो हम इंटरनेट का एक्सेस करते हैं। या फिर अभी जो रिसेंटली जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर।
तो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की मदद से जो भी हम इंटरनेट के नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी वो दूसरी सर्विसेज हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि हमको होने वाले हैं, या जैसे ये सर्विसेज लॉन्च करती हैं ये सारी कंपनियां, तो हमको इन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स जो होने वाला है वो होने वाला है जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो हिली ट्रेन्स हैं, या फिर जो आइलैंड्स वगैरह हैं जहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट नहीं किया पाया है किसी कारणवश, या फिर वहाँ पे वो सारे जो जियोग्राफिकल कंडीशंस सूटेबल नहीं हैं फिजिकल नेटवर्क्स को क्रिएट करने के लिए। तो वहाँ पे हम ये जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के माध्यम से भी हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के कनेक्शंस को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह के जो भी जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। उसके अलावा क्या है, जो भी ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है ये फास्टर देन DSL सर्विसेज होता है। जो अपना जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है उसकी कंपैरेटिवली ये फास्टर नेटवर्क को एक्सेस कराने में भी मदद करता है। हम तकरीबन ये इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू तकरीबन हम 20 से 30 Mbps की स्पीड्स को भी अचीव कर सकते हैं। और क्या होता है, इट कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसास्टर मैनेजमेंट एंड अनवांटेड सिचुएशंस। क्या होता है कि जब भी कोई डिसास्टर हो जाता है या जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आकर होती है तो हमारा ये क्या होता है कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो वहाँ पर होता है वो सारा कोलैप्स कर जाता है या डैमेज कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का ज़्यादा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का यूज़ नहीं हो रहा है जो कि हमारे अर्थ लेवल पर हमारे ज़मीनी लेवल पर जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस तरह के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये अवॉइड करता है। तो ये सारा कुछ था जो भी बेनिफिट्स ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बारे में हमने देखा। अब जब भी हम किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं या जब भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लेकर के आते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस इसके रहने वाले हैं जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं, तो उसमें सबसे जो बड़ा चैलेंजेस निकल करके आया है जो इस तरह की सेवा के लिए वो इसका है कि इसमें क्या होता है कि हाई कॉस्ट। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे शुरुआत में उससे काफ़ी कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, धीरे धीरे हम उसके कॉस्ट पर वर्क करते हैं और वो धीरे धीरे चीपर होती चली जाती है। तो जब चीपर हो जाती है तो जो आम पब्लिक होती है उसको भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चैलेंज को भी हम ओवरकम करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए ये इसका जो हाई कॉस्ट है वो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो इस तरह का जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है उसके लिए अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी अगर सेटअप करते हैं तो तकरीबन उसमें 40,000 से भी ज़्यादा रुपए की कॉस्ट आ जाती है। जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम लगाते हैं उसके अलावा बिसाइड्स दैट क्या होता है, उसके अलावा जो हमारा जो एक्सेस होता है, नेटवर्क का एक्सेस होता है उसमें तकरीबन 7,000 पर मंथ का भी उसका एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है अन्य जो भी हमारे पास अवेलेबल सर्विसेज हैं उनकी तुलना में। और इसका दूसरा ये क्या इसका चैलेंज है, दैट इज़ हाई लेटेंसी। अब लेटेंसी क्या होता है, लेटेंसी होता है ये टाइम लैग, यानी जो जैसे कि हम जो ISP है जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक जो सोर्स हो गया उसके थ्रू हम सिग्नल्स को क्या करेंगे, सैटेलाइट्स को भेजेंगे। फिर उस सैटेलाइट्स को सिग्नल अचीव होगा, उसके बाद वो सैटेलाइट्स जो होगी यूज़र्स की डायरेक्शन में, यानी यूजर्स को वो सिग्नल सेंड करेगी। तो इस जैसे कि ISP से सैटेलाइट और सैटेलाइट से यूजर्स के बीच में जो भी टाइम स्पेंड हो रहा है ये सारा ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने में इसी को हम लेटेंसी बोलते हैं। तो जो ये अपना इस तरह का जो ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है इसमें हाई लेटेंसी इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। अन्य सारी और जो अवेलेबल हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं उनकी तुलना में इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। तो ये इसका दूसरा बड़ा चैलेंज है अभी तक के लिए। और क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके लिए,
हाँ, इसके लिए चैलेंजेस हैं कि जैसे भी अभी हमने देखा है कि 2 या 3 कंपनियां इस रेस में आगे आई हैं जो भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड कराएंगी। स्टारलिंक हो गई या अमेज़ॉन हो गई या एयरटेल हो गई, तो वो क्या करेंगी, अपनी अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगी। जैसे कि स्टारलिंक ने तो ऑलरेडी अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रखा है फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। उसके अलावा और भी दूसरी कंपनियां वो भी लॉन्च करेंगी, और जिनका आगे का भी उद्देश्य है वो हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने का है। तो इससे क्या होगा, कि जब भी इतनी सारी मात्रा में जब भी सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च हो जाएंगी, तो दूसरी सैटेलाइट्स के नेटवर्क्स को या सिग्नल्स को हिंडर करेंगी। उनको क्या करेंगी, उनको रोकेंगी, अवरोध प्रदान करेंगे। या फिर और दूसरे क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट टू सैटेलाइट कोलैप्स कर सकती हैं। तो इस तरह की भी सिचुएशंस या चैलेंजेस हमारे निकट भविष्य में आने वाले हैं। और क्या क्या चैलेंज, और एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि हमने एक टर्म सुना होगा स्पेस जंक के बारे में। क्या है कि हम ऑलरेडी अपना स्पेस में इतनी सारी सैटेलाइट्स हम लोग सेंड कर चुके हैं कि बहुत सारी मात्रा में सैटेलाइट्स वहाँ पर हैं। अब सैटेलाइट जब भी कोई सेंड की जाती है उसका एक पीरियड होता है, लिमिटेड पीरियड होता है, एक नियमित अवधि होती है कि वो सैटेलाइट्स कब से लेके कब तक वर्क करेगी। तो उसके बाद क्या होती है, वो सैटेलाइट्स बेकार हो जाती है, यानी कि वो कूड़ा बन जाती है वहाँ के। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या है कि अभी कोई ऐसी प्रणाली है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आप डेवलप नहीं कर पाए हैं कि जो भी वहाँ पे कूड़ा बन चुका है स्पेस में, या भी जब भी कोई सैटेलाइट्स ना काम करना बंद कर चुकी है तो उसको हम वापस अर्थ पे ला सकें। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारी सैटेलाइट्स स्पेस में ऑलरेडी कूड़ा बनकर पड़ी हुई हैं। तो इस तरह की, अब जब हम ये इस तरह की जब भी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, जो कि जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की जो टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि इसमें तो बहुत सारी सैटेलाइट्स का यूज़ होने वाला है। क्योंकि अमेजॉन तकरीबन 3,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। स्टारलिंक्स अपना 40,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अपना एयरटेल भी 700-800 सैटेलाइट्स। तो कितना आप समझ सकते हैं कितनी मात्रा में सैटेलाइट्स लॉन्च होने जा रही हैं। तो ये सारा क्या करेगा, एक लिमिट पीरियड तक अपना सेवाएं प्रदान करेंगे, उसके बाद ही क्या बन जाएगा, स्पेस जंक बन जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस होने वाला है जो कि इस टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है। उसके अलावा जो अपना वीपीएन सर्विस होती है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है, उसके साथ में कॉम्पेटेबल नहीं है। ये जो भी अपना ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है वो वीपीएन सर्विसेज के साथ में कॉम्पेटेबल नहीं है। यानी कि क्या, ये उसको सपोर्ट नहीं करता है, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सारा कुछ था जो आज हमने देखा था इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि चैनल काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में देखा होगा, जाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कि ये जो वीडियो है ये अपना जिसके बारे में, जो जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस के बारे में मैंने जो भी कुछ आपको बताया है, इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। काफ़ी चीज़ें आपने नई सुनी होंगी, सीखी होंगी, जानी होंगी। तो अगर आपको ये चैनल और अच्छा लग रहा है या वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट दे सकते हैं उतना सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसी नई नई साइंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या अपनी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप उससे अवेयर हो सकें। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सबसे पूछा था एक क्वेश्चन को कि ये इंटरनेट की खोज किसने की थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपना विंड सर्फ और बॉब खान, ये दो थे जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेट की खोज की थी। और ये विंड सर्फ और बॉब खान जो है, इनको इंटरनेट का जनक भी बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले एक ऐसे नेटवर्क पर काम करना शुरू किया था जिसको आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो विंड सर्फ और बॉब खान ही वो दो प्राणी थे जिन्होंने इंटरनेट की खोज की थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। जय हिंद, जय विज्ञान।